ठीक है। तो जैसे हम आते हैं मुंह उठा के चलो प्रोजेक्ट करना है सर, प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करेंगे। हर कोई बंदा आता है सर प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए अगर बात की तो इंजीनियरिंग वैसे काम करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मज़े की बात बताओ क्या है कि कंपनी में भी कोई इतना फॉलो नहीं करता है एमएनसी में। आई एम श्योर, मैंने जितना एमएनसी में काम किया ना, सब गधों की भर्ती थी। जिसको जैसे लगा उसने काम किया। देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, नो डिज़ाइन, नथिंग एल्स। मैनेजर भी हवा में, सब हवा में। किसी को डॉक्यूमेंट मांगे तो बोलते वो क्या होता है। इवन लिटरली द सिचुएशन लाइक दैट। लेकिन एक हर कंपनी में नहीं होता है। जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वहाँ पे सारे डिटेल रखे जाते हैं। सर्विस बेस में कुछ नहीं होता है, कैसे भी चलता है। 1000 लोग आते हैं, 1000 रिलीज होते हैं, सब कुछ चीज़ें गड़बड़ होती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस में बहुत केयरफुली चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है उनका पूरा स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन प्रोसेस होता है। तो सब कंपनी ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती, क्योंकि वो डिपेंड करता है कंपनी स्टैंडर्ड, स्किलफुल एम्प्लॉई, दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट आवर इंटेंशन इज दैट टू मेक द थिंग एज मच एज अप्रोप्रिएट, ओके, अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। तो ये आपके लिए हमें करना है। और डेफिनेटली अगर इस तरीके से अगर हम काम करें तो बहुत सारी झांके मार सकते हैं इंटरव्यू में। और मेरा तो यही प्लस पॉइंट था कि मैं इंजीनियरिंग पे इतनी झांके मारता था कि इंटरव्यू बोलता था हाँ ऐसा कि सेलेक्ट ओके। तो ये एक बेनिफिट आपको होता है इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन सिर्फ झांके के ऊपर मत डिपेंड रहो, चीज़ें करके भी दिखाओ। ओके, अभी ना 5th पॉइंट है यहाँ पे। 5th पॉइंट है टेक्नोलॉजी स्टैक सिलेक्शन। ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है आर्किटेक्ट के लिए। टेक्नोलॉजी स्टैक सिलेक्शन। ये हैंडराइटिंग बहुत भारी है, नज़र ना लगे इसलिए काले अक्षर से लिख रहा हूँ। टेक्नोलॉजी स्टैक सिलेक्शन। ओके, अभी यहाँ पे ये तो हो गया मैटर। अभी हमने यूआई के बारे में क्या क्या चीज़ हमें कंसिडर करना है देखा है। रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। ज़रूर नहीं कि ये स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन होने चाहिए। हम हर एक स्टेप में जो भी चीज़ करने जा रहे हैं वो सारी चीज़ हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का कंसिडर करना चाहिए, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बात आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी की, तो किस तरीके से हम मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या मेथोडोलॉजी होती है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने से पहले पता होना ज़रूरी होती है। अब ये जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है, सिंपल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीइंग अ प्रोग्रामर, यू शुड नो द ऑल द स्टेप्स and the process of how to develop the software system, okay, that meet the requirement of the customer, that fulfill the customer's requirement and make him the satisfaction, ठीक है। So this thing is the main these are the main thing of the real software engineer, okay। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टैक सिलेक्शन है। मान लो कि हमें कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो बेस्ड ऑन इट रिक्वायरमेंट, किस तरीके रिक्वायरमेंट है, इसका आर्किटेक्चर हम डिफाइन करेंगे। हम इसको वेब आर्किटेक्चर में लाना है या मोनोलिथिकल लाना है, लेयर में करना है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी स्टैक सिलेक्शन करना है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ करना है। अगर हम इसको वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप में कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है हमारे लिए। वेब बनाना चाहते हैं तो वेब में कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, और वो टेक्नोलॉजी ही हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है, उसके लिए लगने वाली कॉस्ट क्या है, या वो ओपन सोर्स है या पेड है। ये बहुत सारे पैरामीटर वहाँ पे कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टैक सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ हियर जब भी हम अगर फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो हम यहाँ पे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, ओके। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, ओके। अभी ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन और चॉइस का मतलब यही होता है, मतलब सिलेक्शन करने हमें चॉइस करने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वी हैव द लॉट ऑफ ऑप्शन इज देयर। आपके पास अगर ऑप्शन है तो सिलेक्शन का कोई मैटर नहीं होता है ना। तो यहाँ पे चॉइस कहाँ पर आती है, जहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, मोर देन ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पे मोर देन ऑप्शंस अवेलेबल है हमें यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में हम चूज़ करते हैं यहाँ पे
जब भी हम टेक्नोलॉजी चूज़ करते तो हम फ्रेमवर्क चूज़ करते कि हम कोर में बनाए या कि विच फ्रेमवर्क हम चूज़ करें, नंबर 1। और यहाँ पे चूज़ करते हैं लाइब्रेरी, ठीक है, कि आप यहाँ पे कौन सा फ्रेमवर्क और कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे बात आती है फ्रेमवर्क की, एग्जांपल में आपको दिया गया है, जैसे फ्रंट एंड में एंगुलर है, एंगुलर आप यूज़ कर सकते हो। लाइब्रेरी की बात करें तो रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है आपको। फिर यहाँ पे रिडक्स है, ये भी एक प्रकार की लाइब्रेरी स्टेट मैनेजमेंट के लिए। NGRX है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूज़ करना है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग है, रिएक्टिव लाइब्रेरी कहा जाता है इसको, हम RxJS कहते हैं, RxJS रिएक्टिव एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट। या फिर हम jQuery का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो jQuery भी एक लाइब्रेरी है। तो इस तरीके की जो भी टेक्नोलॉजी स्टैक हमें सेलेक्ट करना पड़ता है अगर हम बात करते हैं फ्रंट एंड की, ठीक है। मतलब हमें कोई 3 टायर आर्किटेक्चर पे प्रोजेक्ट बनाना है वेब पे, तो हम फ्रंट एंड को अलग बनाएंगे, सर्वर को अलग बनाएंगे, डेटाबेस को अलग बनाएंगे। तो अलग अलग बनाने के बाद हम टेक्नोलॉजी स्टैक सेलेक्ट करेंगे कि फ्रंट एंड के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, बैक एंड के लिए क्या और डेटाबेस के लिए क्या, ठीक है। सो नाउ हियर सेकंड, उसके बाद बैक एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। तो बैक एंड जो है यहाँ पे बैक एंड टेक्नोलॉजी, अब बैकएंड टेक्नोलॉजी का बात करें तो मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यूज़र से रिक्वेस्ट लेने के बाद हमें कोई कोड रन करना है तो बैकएंड का जिक्र होता है तो अक्सर सर्वर साइड का ही जिक्र होता है। क्यों? क्योंकि बैकएंड टेक्नोलॉजी होती है उसी हम सर्वर को ही बैकएंड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फिर सर्वर पे रन वाले कौन सी टेक्नोलॉजी है, सर्वर पे कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कोडिंग करेंगे, APIs बनाएंगे जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को सर्विस देगा, हमारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को डेटा प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चॉइस है, जैसे कि सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में हम क्या चूज़ करते हैं, फ्रेमवर्क, एंड लैंग्वेज, फ्रेमवर्क और लैंग्वेज चूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क है, जैसे कि Node.js। अभी Node.js क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट कोड सर्वर पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो Node.js हम यूज़ करेंगे, उसके साथ हम लैंग्वेज क्या चूज़ कर सकते हैं, अलग में जावास्क्रिप्ट चूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इसके साथ चूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारे पास गोलैंग है, तो गोलैंग ये हम लैंग्वेज हमने गोलैंग चूज़ की, लेकिन यहाँ पे फ्रेमवर्क अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे है गिन, नंबर 2 है गोरिल्ला, नंबर 3 है इको, नंबर 4 है बीगो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है। तो लैंग्वेज अगर एक भी होती है लेकिन उसके अंदर अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, आपको वो भी चूज़ करना है कि आप किस लैंग्वेज को चूज़ करने वाले हैं और उस लैंग्वेज में किस फ्रेमवर्क को चूज़ करने वाले हैं आप सर्वर साइड सर्विस बनाने के लिए, सर्वर सर्विस कंपोनेंट डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास है अगर लैंग्वेज चूज़ करते हो पाइथन, तो पाइथन आपने लैंग्वेज चूज़ की तो इसके फ्रेमवर्क है जांगो है एक, नंबर 2 है जांगो के बाद फेमस फ्रेमवर्क है जैसे कि फास्ट HTTP, ठीक है, फास्ट HTTP फ्रेमवर्क है। तो और बहुत पाइथन के अलग अलग फ्रेमवर्क है, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो वो उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज चूज़ करते हो जावा सर्वर साइड के लिए, तो जावा के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्प्रिंग MVC यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो स्प्रिंग बूट, या फिर आप चूज़ करते हो स्ट्रट्स, ओके। तो ये अलग अलग तरीके के। रही बात PHP की, अगर आप सर्वर पे साइड पे PHP रन करना चाहते हो, लैंग्वेज PHP फ्रेमवर्क है कोड इग्निटर, लारावेल, केक PHP एक्सेट्रा, RPP, ठीक है। तो इस तरीके की आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी स्टैक भी किस तरीके से होते हैं, क्या चीज़ हमें कंसिडर करना है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट। अब डेटा मैनेजमेंट करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एप्लीकेशन में,
तो डेटाबेस के लिए हमें चूज़ करना पड़ता है किस तरीके से चीज़ें चूज़ करेंगे हम। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए ओके तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए कि पहली बात है कि हम जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट यूज़ करना है, हम एसक्यूएल मॉडल यूज़ करने वाले हैं या फिर नो एसक्यूएल मॉडल, ये दोनों चूज़ करना पड़ता है कि जो भी हम डेटा मैनेज करने वाले हैं वो एसक्यूएल मॉडल के ऊपर मैनेज करने वाले हैं फिर नो एसक्यूएल मॉडल के ऊपर। और बात आती है एसक्यूएल मॉडल की यहाँ पे, तो जैसे कि एसक्यूएल मॉडल के अंदर आता है MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद आता है पोस्टग्रे आता है, पोस्टग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, उसके बाद आता है ओरेकल, ठीक है ना, उसके बाद आता है ओरेकल SQL लाइट, SQL लाइट, इसके बाद DB2 SQL, ये IBM का है, तो एक्सेट्रा। देयर इज अ लॉट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट यूज द SQL मॉडल, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे जो कि SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप ये अप्रोच यूज़ कर सकते हो डेटा मैनेजमेंट के लिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं नो SQL यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो नो SQL डेटा मॉडल है यहाँ पे, डेटाबेस मॉडल नो SQL। अब बात आती है नो SQL की, तो यहाँ पे फेमस डेटाबेस सिस्टम है MongoDB, कैसेंड्रा, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये चॉइस आपके लिए। तो कभी कभी आप दोनों का भी इस्तेमाल करते हो आपके एप्लीकेशन में, ज़रूर नहीं कि एक ही इस्तेमाल करें, जैसे रिक्वायरमेंट है ऐसे हम अलग अलग डेटाबेस बना सकते हैं और अलग अलग डेटाबेस से डेटा फेच कर सकते हैं, नो वरी। क्यों? क्योंकि ये हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर है, क्योंकि डेटाबेस अलग सर्वर पे है हमारा, मिडल बैकएंड अलग पे, फ्रंट एंड, तो हम कोई सी भी टेक्नोलॉजी किधर भी घुमा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है ये टेक्नोलॉजी स्टैक हमने क्या क्या है बनाया है। अब उसके बाद आता है APIs, APIs and web services, ठीक है। अब यहाँ पे हमें और एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि जो भी हमने फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ किए उसके लिए हम APIs एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मतलब APIs के जरिए हम दो अलग अलग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम को एक साथ जोड़ के काम करवा के ले सकते हैं। और वेब सर्विसेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हम बनाते हैं जो कि ओवर द नेटवर्क उसको हम रन कर सकते हैं और उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है और ये API एंड वेब सर्विस हमें इसी के ऊपर ही काम करना पड़ता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हमारा जो है इसी के ऊपर ही प्रैक्टिसेस होता है। ये हमारी करंट प्रैक्टिसेस होने वाली है यहाँ पे, और ये करंट, ठीक है, ये करंट प्रैक्टिसेस है हमारी। और ये प्रैक्टिसेस हमें करने के लिए ही फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हम APIs और वेब सर्विसेज क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। और ये डेवलप करने के लिए हमें पूरा लैंग्वेज का जो सब चीज़ें लैंग्वेज की सीखनी पड़ती है, और उसके बाद हमें फ्रेमवर्क भी पढ़ने पड़ते हैं, ताकि उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि हम APIs और वेब सर्विसेज बना सके, कि दैट सर्विस को हम ओवर द नेटवर्क एक्सेस कर सके, कोई भी क्लाइंट उसको एक्सेस करके अपना काम कर सके, ठीक है। तो जब भी बात आती है API की, तो वहाँ पे दो तरीके के API आते हैं। नंबर एक आता है GraphQL REST API, इसको हम बोलते हैं RESTful API, एंड नंबर दो आता है GraphQL API, ठीक है। तो API फॉर क्लाइंट, तो ये जो होता है ये दो API, यहाँ पे सबसे पहले ये पॉपुलर है, पॉपुलर मतलब ये हेवीली यूज हो रहा है, लेकिन अभी आउटडेटेड हो रहा है, अभी इसकी डिमांड चल रही है मार्केट में।
अगर आपको GraphQL आता है तो यू आर द रॉक, मतलब आपकी डिमांड हाई है। ठीक है, आपको अगर दोनों आता है तो यू आर द रॉक, मतलब आपको ज़्यादा प्रिपेयर किया जाएगा। और मैक्सिमम लोग GraphQL पता ही नहीं किनको, लेकिन डोंट वरी, अगर बात आती है GraphQL की तो एंगुलर के अंदर भी हम GraphQL मैं आपको सिखा दूंगा, या फिर गोलैंग के अंदर भी GraphQL API सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखेंगे अगर आपका बिहेवियर निंदनीय नहीं है तो उस टाइम सिखा दूंगा। अभी कमेंट नहीं करूंगा मैं आपको कमेंट में, नहीं तो आप फिर पीछे लग जाओगे, नहीं सर आपने बोला था पढ़ाना। तो ये GraphQL API और REST API आपको डेवलप करना है। REST का मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र होता है। ये एक टेक्निक होती है जिसका यूज करके हम ओवर दी HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके हम हमारा कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये RESTful API होता है GraphQL। और तीसरा एक API का टाइप होता है, ये भी यूज होता है, मतलब हाई सिक्योरिटी के लिए SOAP API। SOAP इसको कहा जाता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये टोटली XML बेस होता है, और ये जो REST होता है ये JSON बेस होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब आप सच में आप इसके ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यही चीज़ बार बार कंपनी में करनी है तो आपको जॉब आप एंजॉय कर पाओगे, मतलब आपको लगेगा लाइफ बहुत मस्त चल रही है, सब आता है, पैसा मिल रहा है, सैटरडे संडे ऑफ है, फेस्टिवल की छुट्टी है, कंपनी में बहुत सारे फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है, वहाँ जाके झाँकियाँ मारने आता है, स्विमिंग पूल खेलने आता है, कुछ भी करने आता है, पहले में आई कार्ड डाल के DP लगा के इम्प्रेस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। और अकाउंट में जो पैसा आता है हर महीने की 1 तारीख को या फिर लास्ट वर्किंग डे को, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड विथ 1 लाख और 2 लाख 3 लाख। तो फिर एटीट्यूड रहता है, मुझे ज़रूरत नहीं किसकी, मैं किससे डरता नहीं, आई डोंट केयर अबाउट थिंग, मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं साला। तो इस तरीके के एटीट्यूड आते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। और उससे भी बेटर ये होता है कि आप सेटिस्फाई हो आपके अपनी जॉब से, अपनी जॉब में आप बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हो, आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें आ रही है, जम रही है, लोड नहीं आ रहा है, तो वो आपकी एक लाइफ इस तरीके से सुखी लाइफ बोले तो एक हैप्पी लाइफ बन जाती है कि आप बोलोगे कि यार सच में गॉड ने मुझे बहुत अच्छा किया। और ये फीलिंग मुझे वो एक बार आई थी, मैं काम कर रहा था, बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा था मैं कि यार भगवान आई एम वेरी हैप्पी यार, सैलरी भी 2 लाख के आगे है, सब कुछ आ रहा है, काम भी कुछ नहीं लेकिन मस्त। लेकिन भगवान को ये चीज़ रास नहीं आई, साला 8 दिन में मेरी सारी खुशी छीन ली उसने। तो ये चीज़ें भगवान को भी मत बताना कि यू आर द सेटिस्फाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आपको ये डिटेल में चीज़ें पता है, सारी चीज़ें आती है, तो यू विल बी एंजॉय द योर जॉब, तो आपको जॉब हेडेक नहीं लगेगा, क्लाइंट खुश है, मैनेजर खुश है, सब चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही है, अवार्ड मिल रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है और पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड एंजॉयबल मोमेंट फॉर यू। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, नहीं तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो राइट नाउ ये हो गया आपका API एंड वेब सर्विसेज। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे भी टेक्नोलॉजी स्टैक हम बनाते हैं, चूज़ करते हैं, फ्रंट एंड डाटाबेस टेक्नोलॉजी, API सर्विसेज बनानी है तो किस तरह की टेक्नोलॉजी चूज़ करें। API बनाने के लिए हम RESTful API बनाएं या फिर GraphQL API बनाएं या फिर हम SOAP बनाएं। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है टेक्नोलॉजी स्टैक। ठीक है, ओके, सो गाइस